आज हम आपको प्रोटोजोआ और वॉर्म्स के वजह से होने वाले डिजीज़ के बारे में बताएंगे। तो इसमें प्रोटोजोआ से होने वाली एक डिज़ीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि थी मलेरिया। अब एक और डिज़ीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे जो है अमीबॉयसिस। तो अमीबॉयसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एक प्रोटोजोआ, जिसको बोलते हैं अंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये ह्यूमन बीइंग के लार्ज इंटेस्टाइन में पैरासाइट की तरह रहता है और बीमारी पैदा करता है, जिसको एमीबॉयसिस या एमीबोइटिक डाइसेंट्री बोलते हैं। अब किस तरीके से ये फैल सकता है? इसका इन्फेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर, मींस कि इस प्रोटोजोआ की जो सिस्ट हैं वो खाने या पानी में मिल जाएं किसी तरीके से और उसको हम फिर खा लें, तो इस तरीके से इसका इन्फेक्शन फैलता है। सिम्टम्स जो हैं इसके वो कैसे कैसे होते हैं इस बीमारी में? एक तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मतलब मरोड़ उठते हैं, स्टूल, और जो स्टूल होता है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में म्यूकस प्रेजेंट हो सकता है या ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है उसके अंदर प्रेजेंट। और ये सिम्टम्स क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि जो भी पैथोजन है, यानी कि जो ये प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है साइटोलाइसिन। अब ये एंजाइम क्या करेगा? क्योंकि ये प्रोटोजोआ हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो ये हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोसा को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें अल्सर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूट डायरिया हो सकता है। अचानक से मतलब डायरिया आपको हो जाएगा, और स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस तो इसका एक मेन सिम्टम माना ही जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ब्लड मतलब स्टूल टेस्ट किया जाता है, और अगर उसमें ब्लड दिखाई दे तो उससे ये इंडिकेशन हो जाती है कि भाई एमीबॉयसिस हो सकता है। और ये जो ब्लड है वो क्यों दिखाई देता है? एक तो ब्लड से पहचान होगी इसकी कि भाई एमेबॉयसिस है, और दूसरी पहचान इससे होती है कि जब स्टूल टेस्ट किया जाता है तो उसके स्टूल के अंदर सिस्ट प्रेजेंट मिलती हैं। जब उनको पैथोलॉजिस्ट चेक करते हैं तो उसमें टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट दिखाई देती है, मतलब इस तरह की सिस्ट दिखेंगी कि जिसके अंदर 4-4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो इससे ये पता चल जाता है कि अमीबॉयसिस की प्रॉब्लम हो गई है। इससे बचाव कैसे हो सकता है? तो इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने क्योंकि ये कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? खाने और पीने के पानी की जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। और क्योंकि ये ज़्यादातर जो फीकल मैटर है वो अगर मिक्स हो जाता है खाने या पानी की चीज़ों में, तो उससे ये चीज़ कॉन्टेमिनेट हो जाती हैं और इन्फेक्शन करती हैं। तो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी ईटेबल्स हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से कवर करके रखना चाहिए कि जिससे कि जो वेक्टर हैं वो फूड को कॉन्टेमिनेट ना कर सकें। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए। इसका इलाज करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या मेट्रोनाइडाजोल। इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं इसमें। अब नेक्स्ट डिजीज़ आती है एस्केरिस। अब एस्केरिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एक वॉर्म है, राउंड वॉर्म, जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, और इसका लाइफ साइकिल सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसा है? मोनोजेनेटिक है। और अगर हम एस्केरिस को देखेंगे तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब बाहर से ही हमें देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, क्योंकि इसका मेल जो है वो थोड़े छोटे लेंथ का होता है, और लेकिन उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कोमे की तरह कर्व्ड होता है। तो ऐसे इसकी पहचान हो जाती है। कैसे फैलता है ये? ये भी डायरेक्ट और ओरल मेथड के थ्रू क्या हो जाएगा? इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से होने वाली ये डिजीज़ है।
और इसके पैसिव वेक्टर कौन से कहलाते हैं? पैसिव वेक्टर वो होते हैं जो क्या करें कि पहले जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको किसी और चीज़ में पहुंचाए और फिर उस चीज़ के थ्रू वो इन्फेक्शन हमारे में पहुंचे। तो इस तरह के वेक्टर क्या होते हैं? पैसिव वेक्टर। तो पैसिव वेक्टर इस बीमारी के एस्केरियासिस के कॉकरोच और हाउस फ्लाइज मानी जाती हैं, क्योंकि ये क्या कर देती हैं? हमारे खाने पीने की चीज़ों को इन्फेक्ट कर देती हैं, इन्फेक्टेड कर देती हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें पेट में दर्द होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, अनीमिया हो जाता है और नोज़िया यानी कि चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। और इसका एक मेन सिम्टम माना जाता है कि जो इंटेस्टिनल जो पैसेज है उसमें कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेज हो जाती है। और इस बीमारी का पता कैसे लगा सकते हैं? तो इसके लिए भी स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है। इस बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं? इस बीमारी से बचने के लिए जो ह्यूमन फीकल मैटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए और खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से ढक के रखना चाहिए जिससे कि वेक्टर्स जो हैं उन तक ना पहुंच सके। और खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए, खाना चाहिए। हाथ जो हैं वो धो लेने चाहिए खाना खाने से पहले, कोई भी चीज़ खाने से पहले। इस बीमारी का इलाज करने के लिए एंटी एस्केरिस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ आती है फिर फाइलरियासिस। अब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ये भी एक वॉर्म है जो इसकी दो स्पीशीज़ हैं, व्यूचेरिया ब्रोंकोफ्टी और व्यूचेरिया मलाई। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये हमारे लिम्फ वेसल्स में एंटर करके बैठ जाते हैं, स्पेशली जो लिम्फ नोड्स होती हैं लोअर लिम्फ्स के, उसके अंदर होती हैं। और ये जो वॉर्म है ये क्या करता है? ये विविपेरस वॉर्म्स है, तो ये क्या करता है? बच्चे पैदा कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर उसकी संख्या को बढ़ा लेता है। किस तरीके से ये बीमारी फैल सकती है? तो ह्यूमंस के अंदर इसका इन्फेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है और जो भी अगर किसी चीज़ मतलब ये एक वेक्टर की हेल्प से भी फैलता है और वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है एडीज और क्यूलेक्स मॉस्कीटो। उनकी बाइट से भी ये डिजीज़ फैल सकती है। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें बुखार आता है और जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और बॉडी के किसी पार्ट में, कुछ बॉडी पार्ट्स में जैसे कि लेग्स हो गए या फिर ये स्कॉटल सैक हो गया मेल का या ब्रेस्ट रीजन हो गया। तो स्पेशली इन रीजन्स की जो लिम्फ वेसल्स होती हैं या लिम्फ नोड्स होती हैं उनके अंदर ये एंटर करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो लिम्फ वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और क्या होगा फिर? ब्लॉक होने की वजह से जो लोअर लिम्स है उनके अंदर स्वेलिंग आने लगेगी और जब ऐसा होता है तो वो पर्सन का जो लेग है वो एलिफेंट जैसा दिखने लगता है, इसीलिए इस डिजीज़ को हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। और इसकी वजह से मेल के अंदर जो जेनाइटल रीजन है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। इसकी प्रिवेंशन अब हम कैसे करेंगे? देखो, ये बीमारी हमने कहा कि मॉस्किटो बाइट, एडीज और क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फैलती है। तो जिस तरह की प्रिवेंशन के तरीके हमने आपको मलेरिया में बताए थे कि हमें क्या करना चाहिए मच्छर से बचने के लिए। घरों में जाली के दरवाजे, विंडोज़ पे जो भी खिड़की वगैरह है उस पर मॉस्किटो ये होना चाहिए, वायर मैश होनी चाहिए, जाली का दरवाज़ा होना चाहिए। या फिर हम अगर कहीं पर बाहर सो रहे हैं तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे कर सकते हैं अपने घर में, जिससे कि जो मच्छर है वो ना हो। या आपके घर के आसपास अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें हम केरोसिन का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो एक फ़िश होती है जो क्या करती है, इसके लार्वा को खाती है, तो फिर हम गम्बूजिया फ़िश को भी इसके अंदर छोड़ सकते हैं जिससे कि मच्छर ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि इस वेक्टर को कंट्रोल करके हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। इसको इलाज करने के लिए एंटी हेलमिंथ ड्रग दी जाती है। ठीक है, तो आज आपको अच्छे से क्या करना है, इसको रीड आउट करना है। जो मैंने 3 डिजीज़ आपको कराई हैं, कौन कौन सी? एक तो है
एमीबॉयसिस, एक है एस्केरियासिस और तीसरी है एलिफेंटियासिस। बाकी के डिजीज़ के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।